कैमरा नहीं ठीक हुआ, कैमरा नहीं ठीक हुआ, नहीं तो डिवाइस नहीं तो ऊंचा है। ये स्पीकर भी देखता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। एक नजर देखें कल क्या पढ़ रहे थे। इधर माइक पे रजिस्टर को लेकर देखें जरा क्या बात हो रही थी। जी समझ आ गया था जो कल बातें हो रही थी। कोई क्वेश्चन कल से रिलेटेड? क्या हो गया सर, बहुत बिजी हैं सर। शुरू कर लें सर, रजिस्टर तो खोलो। एक फैक्ट्री की डायग्राम बनाई थी, कुछ समझ आ गया था? क्या डिफरेंस होता है ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको बात ठीक है जी? वालेकुम सलाम। चलें फिर आगे चलें, एनी कंफ्यूजन? चलें बेटा फिर आफ्टर दिस डायग्राम एक नेक्स्ट हेडिंग लिखा था। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के साथ साथ एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट भी बनती है बाय द नेम ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। दोबारा काइंडली मेरा सेंटेंस और से सुना, मैंने क्या बोला? नहीं सर, ये सेंटेंस मैंने नहीं बोला, मैंने कहा मेरे से सुना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के साथ साथ वो तो बनती हैं स्टेटमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट बनती है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट ट्रेडिंग बिजनेसेस में क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि वहां चीजें मैन्युफैक्चर नहीं होगी, वहां चीजें बना नहीं रहे। तो दिस स्टेटमेंट इज यूनिक ओनली टू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होगी। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी होगी। इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट है या लॉस है, वो तो एज इट इज ही होगा। लेकिन इन एडिशन टू दैट, इन एडिशन टू दो स्टेटमेंट्स इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट भी बनती है। कुछ क्लियर है यहाँ तक? अब ये वर्ड जरा जो लिखे हैं आपने, इनकी जरा ट्रांसलेशन करें, इसका क्या पर्पज होगा स्टेटमेंट? ये नाम क्या बता रहा है, हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? कि जो गुड्स मैन्युफैक्चर हुई हैं उनकी कितनी कॉस्ट है। ये जरूरत पड़ेगी तो ले लीजिएगा, अभी रहने दें। स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कैलकुलेट ये करना चाहेंगे कि ड्यूरिंग द पीरियड जो गुड्स मैन्युफैक्चर हो गई हैं उनको मैन्युफैक्चर करने में कितनी कॉस्ट आई है। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसमें फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर होती हैं या रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर होता है? प्लीज यार ऊपर से देखें जरा डायग्राम, थोड़ा सा ऊपर जाए। कल जो लिखा था, क्या रॉ मटेरियल बनाया जाता है? रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, किस लिए खरीदा जाता है? ताकि फिनिश गुड्स बनाई जाए। किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग होगी? फिनिश गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी। हाँ, किस चीज से होगी? स्टेटमेंट का फाइनली मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द पीरियड हमने जो फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर की हैं उनको बनाने की कॉस्ट कितनी आई है, ये हमने कैलकुलेट कर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? जो फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है उनको बनाने में जो कॉस्ट है उसको हमने एक्यूमुलेट करना है, सिर्फ टोटल करना।
आप जरा काइंडली फैक्ट्री की तरह एक डायग्राम जरा देखें, तो कल फैक्ट्री की डायग्राम बनाई थी हमने। इस फैक्ट्री में कोई एक्सपेंस इंकर हो रहा होगा? क्यों इंकर हो रहा होगा? गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंकर हो रहा होगा। ये फैक्ट्री बनाई क्यों है हमने? गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इस फैक्ट्री में जितना एक्सपेंस हो रहा होगा वो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपेंस है। तो उसकी तीन मेन कैटेगरीज होती हैं। नंबर वन, गुड्स को बनाने में रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा सर। देन फिर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए एम्प्लॉयज को सैलरी देनी पड़ेगी, लेबर की कॉस्ट होगी। लेकिन इसमें फिर फैक्ट्री के यूटिलिटी बिल्स भी होंगे, फैक्ट्री की रिपेयर एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस भी होंगे। अगर फैक्ट्री फॉर एग्जांपल आपकी ओन्ड नहीं है, रेंटेड है, तो उसका रेंट भी हो सकता है। जो इसमें फिक्स्ड एसेट्स हैं इस फैक्ट्री के अंदर, उनकी डेप्रिसिएशन भी इन्वॉल्व होगी। बात समझ आती है मेरी? तो इन सारे एक्सपेंसेस को अगर हम लिस्ट डाउन कर लें तो हम किस चीज की कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे कि जो गुड्स बनी है उनकी कितनी कॉस्ट आई। ठीक है प्लीज। तो अब जरा इसका एक फॉर्मेट सा साथ साथ चीजें मैं समझाता भी हूँ, एक फॉर्मेट भी साथ बनाते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सबसे पहले इसमें हेडिंग लिखें रॉ मटेरियल। प्लीज आपने जस्ट कंसंट्रेट करना है, साथ साथ सोचना है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। रॉ मटेरियल किसे कहते हैं? ऐसी चीजें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल कहलाती हैं जो फिनिश गुड्स को बनाने में इस्तेमाल होती हैं। हमने कल एग्जांपल ली थी बिजनेस की कि हम शर्ट्स बनाना चाह रहे हैं, तो शर्ट्स फिनिश गुड्स हैं। शर्ट्स किससे बनाना चाह रहे हैं? तो जो क्लॉथ है हमारे इस केस में, हमारी इस एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में रॉ मटेरियल था। ठीक है जी प्लीज। और रॉ मटेरियल की अब जो कॉस्ट लगी है हमारी गुड्स को बनाने में, उसको कैलकुलेट करने का फिर वे ये होगा, दोबारा जरा काइंडली डायग्राम के साथ लिंक रखें, मैंने कल इसीलिए बनवाई थी। जरा रॉ मटेरियल स्टोर रूम जरा जहन में लाएं जरा। इसमें ओपनिंग रॉ मटेरियल हो सकता है जी, तो फर्दर परचेज हो सकता है सर, कुछ रॉ मटेरियल इन हैंड भी बच सकता है। तो हमने रॉ मटेरियल यूज्ड या रॉ मटेरियल जो कंज्यूम है वो ढूंढना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि 1,00,000 रुपीज का रॉ मटेरियल परचेज हुआ है और उसमें से लेट्स अज्यूम 10,000 रुपीज का रॉ मटेरियल अगर बच गया, तो 90,000 रुपीज आपकी कॉस्ट है गुड्स को बनाने की, या 1,00,000 रुपीज जो परचेज कॉस्ट है वो आपकी रॉ मटेरियल। मतलब अगर गुड्स को बनाने की हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो रॉ मटेरियल परचेज हुआ है वो एक्सपेंस है, या जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है वो एक्सपेंस है। इसको सही तरह दोबारा क्लियर कर लेना। जो चीजें बच जाती हैं वो हमारा स्टॉक है, हमारा एसेट है। जो चीजें यूज होंगी वो हमारे एक्सपेंसेस में आएंगी। मींस फॉर एग्जांपल अगर आपने एक पेन का बॉक्स लिए, उसमें 20 पेन है लेट्स अज्यूम, और आपने उसमें से सिर्फ 8 सपोज यूज किए हैं, तो बाकी जो 12 है वो अभी एसेट कंसिडर होंगे। जो चीजें इन हैंड है अभी इस्तेमाल होनी है वो आपका स्टॉक है, और स्टॉक एसेट्स में होता है। जो चीज इस्तेमाल हो जाएगी वो एक्सपेंसेस है। तो हमने इस रॉ मटेरियल की हेडिंग में जो अपने स्टेटमेंट में लिखी है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना। ये कंज्यूम का क्या मीनिंग होगा? तो रॉ मटेरियल यूज्ड कह लें या रॉ मटेरियल कंज्यूम कह लें, वो हमने एक्सपेंसेस में अगर कैलकुलेट करना है तो उसका वे आउट ये होगा कि सबसे पहले आप ओपनिंग रॉ मटेरियल लेंगे, उसमें परचेजेस ऐड हो जाएंगे, क्या माइनस हो जाना चाहिए? क्लोजिंग माइनस हो जाएगा, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा। अगर ट्रेडिंग बिजनेस हो, पुरानी साथ साथ चीजें लिंक करते रहे, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो जो चीजें वो फिर हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आती है उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। वो हमने चीजें जो बेची उनकी कॉस्ट आएगी। लेकिन यहाँ रॉ मटेरियल हमने बेचना नहीं है, यहाँ रॉ मटेरियल हमने फिनिश गुड्स के लिए इस्तेमाल करना है, इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल वर्ड नहीं होगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम के नाम से हमारा एक एक्सपेंस कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर हो रहे हैं वर्ड्स में? हाँ जरा थोड़ा सा लिखते हैं। रॉ मटेरियल एक हेडिंग है इसमें, तो इसमें कैलकुलेशन होगी। सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ढूंढेंगे। फिगर्स मैं समझाने के लिए जरा ज्यूम करता जा रहा हूँ। लेट्स अज्यूम 50,000 का ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के लिए जरा मैंने एक एब्रिविएशन बनाई प्लस
परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, लेट्स अज्यूम 4 लाख। अगर कोई रिटर्न्स होंगी तो ऑब्वियसली लेस हो जाएंगी, ठीक है प्लीज। अब रॉ मटेरियल को खरीदने में कोई कैरेज कॉस्ट हो सकती है? रॉ मटेरियल अगर आपने परचेज की है तो उसकी कोई कैरेज कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कैरेज इनवर्ड्स की बात कर रहा हूँ या आउटवर्ड्स? परचेज से रिलेटेड कैरेज इनवर्ड्स। तो लेट्स अज्यूम 10,000 सपोज रॉ मटेरियल को परचेज करने के साथ साथ कैरेज इनवर्ड्स कॉस्ट आई। इसी तरह अगर सपोज ये रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो जाए, आइडिया, इंपोर्ट का मतलब पाकिस्तान से बाहर से अगर खरीदा है तो फिर कुछ और कॉस्ट भी इंकर होती हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, इस तरह का वर्ड सुने कभी? तो वो जिस तरह अदरवाइज परचेज कॉस्ट में ऐड होता है, तो रॉ मटेरियल भी अगर आपने किसी फॉरेन कंट्री से परचेज किया है और इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी या नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं, वो भी ऐड अप हो जाएंगे। अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगा, अभी हम समराइज फॉर्म में लिख लेते हैं, लेकिन जो चीजें अदरवाइज डिस्कस हो सकती हैं वो भी साथ साथ बात करते रहते हैं, ठीक है प्लीज। इन अदर वर्ड्स ट्रेडिंग बिजनेस में तो जो चीज आप खरीद रहे हैं उसी में सेल होना है, तो उसी की परचेज कॉस्ट में ऐड कर लेंगे आप। लेकिन रॉ मटेरियल ने यूज होना है तो कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। अगर आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं और उस परचेज से रिलेटेड को फर्दर एक्सपेंसेस हो रहे हैं जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, वो भी कॉस्ट में वैसे ही ऐड हो जाएंगे जिस तरह आप अदरवाइज परचेजेस में ऐड करते हैं। एनी कंफ्यूजन? ठीक है, चलो आगे। देन सर उसके बाद फिर माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। लेट्स अज्यूम पीरियड के एंड पे 55,000 रुपीज का रॉ मटेरियल इन हैंड रह गया। कैलकुलेटर्स पकड़ें जी। हाँ जी, कैलकुलेटर प्लीज रखा करें अपने पास। फिगर सॉल्व करें, लिखवाएं जी। 4,05,000। नाम बताएं इसका क्या होना चाहिए? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और डेफिनेटली ब्रैकेट में लिखना है कंज्यूम सिंपली मींस यूज्ड की बात हो रही है। रॉ मटेरियल जो हमारी प्रोडक्शन में इस्तेमाल हुआ है उसकी कैलकुलेशन हो रही है। तो व्हाट इज द वे टू कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस प्लस कैरेज। मेरा ख्याल है कैरेज वगैरह को सच रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो अगर फिगर्स होंगे तो हम प्लस कर लेंगे। मेन तीन चीजें हैं, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ऑब्वियसली अगर रिटर्न्स होंगी तो वो भी माइनस हो जाएंगी। तो तीन अगर चीजें ध्यान में रख लें, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो हमारे फर्स्ट फिगर आ गई गुड्स को बनाने के लिए कि रॉ मटेरियल कितना इस्तेमाल हुआ। देन सेकंड जो कॉस्ट इंकर होती है गुड्स को बनाने में, दैट इज लिखे नेक्स्ट लाइन में, फिर एक वर्ड यूज होता है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का सिंपली मतलब है इसी ब्रैकेट में, यहीं पे ब्रैकेट में साथ लिख लो, सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉइज वर्किंग विद इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फैक्ट्री के उन एम्प्लॉयज की सैलरी को डायरेक्ट लेबर कहते हैं जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ये लिख के जरा फैक्ट्री के डायग्राम जरा सामने रखें, जब रजिस्टर में बनाइए आपने।
क्या फैक्ट्री में सर जी एम्प्लॉयज होंगे? प्लीज होंगे सर, हर डिपार्टमेंट में होंगे, पूरी फैक्ट्री में एम्प्लॉयज हर डिपार्टमेंट में डिफरेंट एरियाज में काम कर रहे होंगे, लेकिन डायरेक्ट लेबर सिर्फ किसे कहते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी को डायरेक्ट लेबर कहते हैं, और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी सैलरी को इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं। वो फिर अलग भी मैं लिखूंगा। डेफिनेटली जो पूरी फैक्ट्री का खर्चा है वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए इंकर हो रहा है, लेकिन उसको जरा स्टेप वाइज लिखते हुए मीन्स उसे जरा प्रेजेंटेबल फॉर्म में के रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, लेबर कॉस्ट कितनी है, फिर अदरवाइज जितनी कॉस्ट होंगी उसकी इंशाल्लाह भी एक लिस्ट बनाएंगे। सैलरी फैक्ट्री की बात हो रही है, लेकिन फैक्ट्री में विद इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी का नाम डायरेक्ट लेबर है, और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा फैक्ट्री में एम्प्लॉयज हैं, फॉर एग्जाम्पल कहाँ कहाँ हो सकते हैं, जरा डायग्राम देख के बताएं। स्टोर रूम में एम्प्लॉयज हो, रिपेयर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में हो, क्वालिटी कंट्रोल में हो। सिंपली स्पीकिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा अगर फैक्ट्री में कोई भी एम्प्लॉय है उसकी सैलरी को इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के नाम से लिखा जाता है। वो फिर मैं बताता हूँ कि कैसे प्रेजेंट किया जाता है। एनी कंफ्यूजन? एक फिगर अज्यूम कर लें, लेट्स अज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 3 लाख रुपीस। एनी कंफ्यूजन? देन यहाँ तक दो कॉस्ट के कंपोनेंट्स आ गए। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के कंपोनेंट नंबर 1 इज रॉ मटेरियल कंज्यूम एंड सेकंड वन इज डायरेक्ट लेबर। देन बेटा अगर इन दोनों फिगर्स को आपस में ऐड अप कर लें, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट लेबर को, तो जरा फिगर बताएं। 7,05,000 हो जाएगा। तो इस फिगर को ऐड अप करके एक नाम दिया जाता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कोई अलग से कॉस्ट का नाम नहीं है। प्राइम कॉस्ट इज सम ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड डायरेक्ट लेबर। इन दोनों फिगर्स को अगर प्लस करके टोटल करके लिख लिया जाए तो दैट फिगर इज कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट। छोटे छोटे कुछ फॉर्मूलाज यहाँ आएंगे, वो जरा ज़हन में रखना है। मैं कभी प्राइम कॉस्ट आपके सामने वर्ड बोलूँ तो आपके ज़हन में क्या आएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट लेबर ऐड करके बात कर रहा हूँ, ठीक है प्लीज। देन नेक्स्ट हेडिंग लिखें। प्राइम कॉस्ट के बाद फिर कैलकुलेट होती है फिगर फैक्ट्री ओवरहेड्स के नाम से। फैक्ट्री ओवरहेड्स की इस हेडिंग का मतलब ये है कि फैक्ट्री में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट लेबर के अलावा जितने एक्सपेंसेस इंकर हो रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स में, वो सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे जो अदर देन डायरेक्ट मटेरियल, अदर देन रॉ मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री में कॉस्ट इंकर हुई है। मेरे वर्ड समझ आए किसी को? क्या बोला मैंने प्लीज? अगर आपसे पूछा जाए फैक्ट्री ओवरहेड्स का क्या मतलब है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स मींस ऑल एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री विद इन फैक्ट्री एक्सेप्ट रॉ मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा फैक्ट्री का जो खर्चा है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स की लिस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स की इस हेडिंग में हम लिस्ट डाउन करते हैं। समझ आ गया प्लीज? फॉर एग्जांपल अगर डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स है, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स है, इनडायरेक्ट लेबर है। इनडायरेक्ट लेबर क्या होती है? जो अदर देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एम्प्लॉय सैलरी है। कोई भी खर्चा फैक्ट्री का है रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स की इस हेडिंग में हम लिस्ट डाउन सिंपली कर देंगे। तो जरा 5-6 मैं अब पहले बताता हूँ, फिर आपके अगर कोई ज़हन में आएगा तो आप भी आइडिया दीजिएगा। मैंने भी जरा डेप्रिसिएशन बोला, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। फैक्ट्री में एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री की बिल्डिंग भी है, फैक्ट्री की मशीनरी भी है, फैक्ट्री में और इक्विपमेंट है, फर्नीचर है। फैक्ट्री में जितने एसेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी जो डेप्रिसिएशन है वो गुड्स को बनाने में इंकर हो रही है। एसेट्स एक्सपेंस है या उनकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है? जो इटसेल्फ मशीनरी है, इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है, ये तो नॉन करंट एसेट है, लेकिन उनकी जो डेप्रिसिएशन है वो फिर गुड्स को मैन्युफैक्चर करने का एक्सपेंस है, और फैक्ट्री के एसेट्स की डेप्रिसिएशन इज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्लियर है? हाँ लिखिए। सबसे पहले डेप्रिसिएशन से स्टार्ट कर लो। डेप्रिसिएशन ऑफ, अच्छा स्पेसिफाई कर रहा हूँ, बस तो अंडरस्टूड बात है। फैक्ट्री अगर ओवरहेड्स की बात कर रहा हूँ तो फैक्ट्री की बातें, लेकिन जस्ट टू स्पेसिफाई डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री एसेट्स।
फिगर सपोज इज 75,000। इसी तरह इंश्योरेंस का आइडिया, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री एसेट्स, लेट्स अज्यूम 45,000। किन दो चीजों को बस छोड़ के अब मैंने लिस्ट बनाते रहना है? बोल दे प्लीज। रॉ मटेरियल कंज्यूम की बहस हो गई है, डायरेक्ट लेबर की बात हो गई है, उन दोनों के अलावा विद इन फैक्ट्री अब जो कुछ रह गया वो हम लिस्ट डाउन करने लगे। यूटिलिटीज, यूटिलिटीज का क्या मतलब होता है? यूटिलिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी वाटर गैस बिल वगैरह, यूटिलिटीज एक्सपेंस। वंस अगेन किसका? फैक्ट्री का। सपोज 125,000, सिंपल फिगर शायद अज्यूम कर रहा हूँ। रिपेयर मेंटेनेंस, indirect labor, suppose 85,000, एक हाँ वो भी मैं लिखता हूँ कि जिस तरह इनडायरेक्ट लेबर एक टर्म है, इसी तरह एक इनडायरेक्ट मटेरियल भी वर्ड लिखा जरा। पहुंच गया इनडायरेक्ट मटेरियल तक? ये भी मैं डिस्कस करता हूँ एक सेकंड, ये क्या चीज होती है। जरा ऊपर वापस आए, जहाँ आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखा है उसके साथ अगर थोड़ी सी जगह बन जाए तो वहां जरा ब्रैकेट में लिखें जरा, इसी रॉ मटेरियल कंज्यूम को डायरेक्ट मटेरियल भी कहते हैं। पहले तो ये लिखना जरा। डायरेक्ट का यहाँ मतलब है, बार बार डायरेक्ट वर्ड आ रहा है, डायरेक्ट का मतलब ऐसा एक्सपेंस जो डायरेक्टली रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है। और डायरेक्ट मटेरियल मींस ऐसा मटेरियल जिसने डायरेक्टली फिनिश गुड्स में लगना। तो सिंपली रॉ मटेरियल इज आल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है प्लीज। अब मैंने नीचे फैक्ट्री ओवरहेड्स की लिस्ट में लिखा है इनडायरेक्ट मटेरियल, और इसको भी थोड़ा सा उसी तरह डिफाइन कर लें जिस तरह आपने वो डायरेक्ट लेबर को किया था। इसके साथ ही जरा छोटा सा एक सेंटेंस लिख लें। indirect material simply any other material, any material other than raw material। रॉ मटेरियल के अलावा फैक्ट्री में अगर कोई और मटेरियल आइटम यूज हो जाए तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाती है। फॉर एग्जांपल, दो एग्जांपल फिलहाल ध्यान में रखना, फिर आहिस्ता से बात आगे बढ़ाएंगे। ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स ऑफ मशीनरी, जी जरा आ जाए प्लीज। जिस तरह बाइक्स में रेगुलरली ऑयल चेंज करवाया जाता है, इस तरह जो मशीनरी है उसके अगर ऑयल वगैरह चेंज करवा रहे हैं आप, तो क्या इस ऑयल ने फिनिश गुड्स पे लगना है? लेकिन मशीनरी पे यूज होना है। तो एनी मटेरियल अदर देन क्या, एनी अदर देन रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मटेरियल। तो उसकी एक एग्जांपल ये लिख लें और दूसरी का एग्जांपल लिख लें क्लीनिंग मटेरियल। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री की अगर कोई सफाई होनी है तो सफाई में जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं, इन अदर वर्ड्स में ज़्यादा बेहतर चीज़ यही है कि मेन रॉ मटेरियल के अलावा जो मटेरियल आइटम्स हैं उन्हें इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। एक एक्सेट्रा बस लिखना है। फिलहाल अगर इनडायरेक्ट मटेरियल में कभी पूछूं तो दो एग्जांपल्स ज़रा ज़हन में लाइएगा। कौन सी दो लिखी है मैंने? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट लेबर के अलावा कोई भी एक्सपेंस रह गया है तो वो किस हेडिंग में आ रहा है? फैक्ट्री ओवरहेड्स की हेडिंग में आ रहा है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, इनडायरेक्ट लेबर हो, दीज आर पार्ट ऑफ, these are part of factory overheads। फिगर जरा अज्यूम कर रहे हैं, लेट्स अज्यूम 15,000 की कॉस्ट है। एनी कंफ्यूजन है?
देन एक एक्सपेंस अभी एक भाई बता रहे थे, अगर फैक्ट्री आपकी ओन नहीं है तो उसका जो रेंट है वो भी फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बन जाएगा, रेंट ऑफ फैक्ट्री। लेकिन डेफिनेटली अगर फैक्ट्री अगर आपकी अपनी है तो फिर उसकी बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन शायद आपका एक्सपेंस है। सपोज 1 लाख। जी कोई और जहन में आता है? एनी अदर सजेशन? रहना फैक्ट्री के अंदर ही है जरा, कोई और? वैसे तो डेफिनेटली आ सकते हैं, मैं कंप्रिहेंसिव लिस्ट नहीं बना रहा, कोई आपके जहन में अगर कोई आइडिया आ रहा है जी। चले भाई यहीं रुक जाए। नहीं बेटा, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग को रेंट पे आपने ली हुई है तो फिर उसकी डेप्रिसिएशन तो आपका एक्सपेंस नहीं। क्या हाल है, जिसकी बिल्डिंग है उसके डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है। फॉर एग्जांपल आप अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो उस हॉस्टल की अगर कोई डेप्रिसिएशन आ रही है तो आपका तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। यू आर ओनली सपोज टू पे रेंट, रेंट आपका एक्सपेंस है। फिर जिसकी वो बिल्डिंग है डेप्रिसिएशन उसका एक्सपेंस है। और अगर हमारी बिल्डिंग अपनी है फिर डेफिनेटली रेंट एक्सपेंस नहीं है, फिर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से जो हमारी बिल्डिंग की वैल्यू में रिडक्शन आ रही है वो डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है। ठीक है जी। फ्यूल चार्जेस लिख लें, जनरेटर चल रहा है, फ्यूल चार्जेस सपोज 45,000 एक्सेट्रा। डेफिनेटली फैक्ट्री ओवरहेड्स में वो सब एक्सपेंसेस आ जाएंगे जो फैक्ट्री में है, प्लीज सवाए किस किस के, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। ठीक है जी, जेब में रहेगा। चले कैलकुलेटर पकड़ें, एक जरा इंडिपेंडेंट जरा अलग से टोटल करें फैक्ट्री ओवरहेड्स का, एक अलग से इसे हाईलाइट करके फैक्ट्री ओवरहेड्स का अलग से एक टोटल करें। किया करें प्लीज, सब इन्वॉल्व रहा करें। जी लास्ट लाइंस में से टोटल लगा 5,20,000। ठीक है जी सबका। जी जी अगर उसमें आ गया तो डेफिनेटली फिर दोबारा तो नहीं आएंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल में अगर आपने लिख ली है लेकिन अलग भी स्पेसिफाई हो सकता है, तो मतलब जिससे हम ऊपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस मैंने लिखा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स अगर आ गए हैं तो फिर डेफिनेटली दोबारा क्लासिफाई नहीं होंगे। तो बहुत ज्यादा भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि उसने कहाँ आना है। हाँ फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आना, समटाइम्स अलग हेडिंग बन सकती हैं। तो अलग से मतलब तो मैंने फ्यूल चार्ज जस्ट इसलिए लिखे कि ये भी जरा अलग मेंशन हो जाए, ये भी एक एक्सपेंस हो सकता है। लेकिन अगर ये इनडायरेक्ट मटेरियल में ऐड हो चुका है फिर ऑब्वियसली दोबारा नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक जी सर, अब जरा स्टेटमेंट हम देखें जितनी हमने अभी तक बनाई है। तो हमारे पास पहले एक प्राइम कॉस्ट आ गई थी, आ गई भी सर। देन उसके बाद एक फैक्ट्री ओवरहेड्स की फिगर अब आ गई है। तो अगर आप प्राइम कॉस्ट को और फैक्ट्री ओवरहेड्स को टोटल कर लें, क्या बोला मैंने, तो फाइनली यहां तक जो फिगर आएगी उसका नाम भी लिखें और उसकी अमाउंट भी फिर कैलकुलेट करें। ये जो फिगर अब हम सॉल्व करने लगे हैं किस किस को सम करने लगे हैं, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स इज कॉल्ड एज टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बल्कि इसके तीन नाम यूज हो जाते हैं, इंटरचेंजेबली एग्जामिनर यूज करता रहता है, तो तीनों यहाँ लिखना जरा। इसे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, ऑल्टरनेटिवली इसे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोल देते हैं, और इसे टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, ऑल्टरनेटिवली बोला जा सकता है। सम करके जरा बताइएगा आंसर। 1,225,000। ठीक है।
ये मैंने नाम लिखे हैं, जरा इन नामों को जरा फर्दर मुझे एक्सप्लेन करना है आप लोगों ने। आपके ख्याल में वैसे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूरी होगी भी? सर काइंडली स्टेटमेंट देके बताइएगा, आपके ख्याल में टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमने कंप्लीट कर ली है, पूरी लिख ली है? बेटा सब कुछ लिख लिया ना, फैक्ट्री जरा देखें, डायग्राम देखें जरा। सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम लिख लिया, फिर उसमें क्या ऐड कर लिया? प्लीज क्या ऐड कर लिया यार? डायरेक्ट लेबर ऐड कर ली। उसके बाद फिर जो फैक्ट्री के खर्चे बच गए थे वो किस हेडिंग में लिख के पूरे कर लिए? तो हमने पूरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंप्लीट कर ली। और इसी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को प्रोडक्शन कॉस्ट भी मैंने लिखा। जरा इन वर्ड्स पे वैसे जरा थोड़ा सा गौर करें। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 लाख यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुए हैं और उसकी जगह बोलूँ कि 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो क्या ये इंटरचेंजेबली एक ही तरह का वर्ड है? मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन इंटरचेंजेबली बोला जा सकता है। और फैक्ट्री कॉस्ट इसीलिए लिखा हमने कि ये पूरी फैक्ट्री का खर्चा कंप्लीट हो गया। तो डेफिनेटली ये तीनों शायद याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन आइडिया होना चाहिए, वरना नॉर्मली हम शायद टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वर्ड बोल लिया करेंगे, लेकिन एग्जामिनर अगर वो कभी प्रोडक्शन कॉस्ट वर्ड यूज कर ले या फैक्ट्री कॉस्ट वर्ड यूज कर ले तो हमें आइडिया होना चाहिए। तो अगर अब आपसे शॉर्ट वर्ड्स में पूछूं, जरा फॉर्मेट काइंडली हमें याद रखने की जरूरत है। तो हम सबसे पहले दोबारा ऊपर से फॉर्मेट स्टार्ट करें जरा। सबसे पहले क्या कैलकुलेट होता है? रॉ मटेरियल की बेटा एक हेडिंग है, रॉ मटेरियल की उस हेडिंग में हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट किया है। उसका आसान सा फॉर्मूला, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डेफिनेटली कैरेज और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस अगर हुआ करेंगे तो। फिर उसमें डायरेक्ट लेबर ऐड हुई, तो फिगर जो सॉल्व हो गई, प्राइम कॉस्ट आ गई। प्राइम कॉस्ट में फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करके हमने टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फाइंड आउट कर ली। एनी कंफ्यूजन यहाँ तक? अब जो स्टेटमेंट का ये हमने नाम लिखा था, जरा वो नाम पढ़े जरा। तो हम अभी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और पहुंचे कहाँ हैं? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तक पहुंचे हैं। तो क्या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में भी कोई डिफरेंस है? नहीं, ये तो वैसे मैंने बताना था। वैसे डेफिनेटली वर्ड्स में तो फर्क है ना। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिखा नीचे मैंने, और सुपर स्टेटमेंट का नाम था कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वो डिफरेंस समझने के लिए जरा आपने अब मेरे साथ जरा कंसंट्रेट करना है। हमने फिलहाल क्या फाइंड आउट कर लिया है, और हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब यहाँ से ऑनवर्ड जो एडजस्टमेंट है वो काइंडली जरा आपके लिए जरा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मेरे साथ एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन आपने रखनी है। इससे पहले मैं कोई नई बात करूं, ये जो मैंने फिगर अब सॉल्व की है इसका जरा लॉजिकली मीनिंग में से सुना जरा। हमने बेटा किया ये है कि ये जो 1,225,000 12,25,000 रुपीज की जो फिगर हमने सॉल्व की है, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड जो हमारा रॉ मटेरियल यूज हुआ है, जो हमारी लेबर कॉस्ट आई है, और जो हमारे फैक्ट्री में अदरवाइज एक्सपेंसेस हुए हैं, उन सबको हमने लिस्ट डाउन करके टोटल कर लिया। यहाँ तक ठीक बोला मैंने? ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड फैक्ट्री में जितनी कॉस्ट आई थी उसको हमने डिफरेंट हेडिंग्स में लिख के उसका एक सम कर लिया है। दिस इज अ टोटल कॉस्ट which has been incurred in the factory during the accounting period। लेकिन अब अगर इस टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में कन्वर्ट करना है, किसको किस में कन्वर्ट करना? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को अगर आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में कन्वर्ट करना है, तो उस केस के उसके लिए फिर आपको दो एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। अभी आपने कुछ नहीं लिखना है, वो जरा 5-7 मिनट पहले देने, मैंने जरा पहले एक्सप्लेन करना किसको किस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो इस कन्वर्जन के लिए आपको दो फिगर्स ढूंढनी होती हैं। नंबर 1 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, एंड नंबर 2 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। आप लोग इस तरह करें, जहां आप ये स्टेटमेंट बना रहे हैं अपने रजिस्टर में, उसके नीचे गिन के जरा 1 2 3 4 लाइनें जरा छोड़ दें। गिन के जरा 1 2 3 4 प्लीज यार। और फोर्थ लाइन यानी कि 4 लाइनें छोड़ने के बाद आगे आ जाए।
प्लीज पहले हम जरा ये डिस्कस कर लें, क्योंकि हमारे लिए तो ये वर्क इन प्रोसेस भी एक नया वर्ड है। वर्क इन प्रोसेस मेरा ख्याल है मैंने नहीं एक्सप्लेन किया, आपको शायद पहले आइडिया होगा, लेकिन वर्क इन प्रोसेस पहले हमने समझना है। वर्क इन प्रोसेस किसे कहते हैं, फिर ये ओपनिंग क्लोजिंग क्या है, फिर ये एडजस्टमेंट हो क्यों रही है, ये एक्सप्लेन हम करने के लिए पहले जरा ये डिस्कस कर लें कि ये वर्क इन प्रोसेस क्या चीज़ है। कितनी लाइनें आप छोड़ चुके हैं प्लीज? सबसे पहले ये मुझे बता दें, रॉ मटेरियल हम सबको पता है रॉ मटेरियल किसे कहते हैं? अपने वर्ड्स में बताएं किसे कहते हैं। एक ऐसा मटेरियल जिसने फिनिश गुड्स में इनकॉर्पोरेट होना। फिनिश गुड्स किसे कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एक ऐसी चीज जिसे हमने सेल करना। अब अपनी जरा फैक्ट्री की डायग्राम एक सेकंड दोबारा देखना जरा प्लीज, बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इससे हमने बहुत से काम लेने हैं। अगर रॉ मटेरियल स्टॉक बचा हो तो वो कहाँ होगा? रॉ मटेरियल स्टोर रूम में होगा। अगर फिनिश गुड्स बची हैं तो वो कहाँ होंगी? फिनिश गुड्स स्टोर रूम में होंगी। अब जरा प्रोडक्शन हॉल में आ जाना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने ज़हन में रखना जरा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या हो रहा होगा? प्रोडक्शन हो रही होगी। प्रोडक्शन कैसे हो रही होगी ये मुझसे सुना जरा। जो एम्प्लॉयज रॉ मटेरियल मींस क्लॉथ को शर्ट्स में कन्वर्ट कर रहे होंगे, वो एम्प्लॉयज रॉ मटेरियल स्टोर रूम से क्लॉथ मंगवा रहे होंगे और उस क्लॉथ को स्टिच करके शर्ट्स में कन्वर्ट कर रहे होंगे, और वंस द शर्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स, उन फिनिश गुड्स को प्रोडक्शन हॉल से फिनिश गुड स्टोर रूम में ट्रांसफर करते जा रहे होंगे। प्रोडक्शन हॉल में रॉ मटेरियल स्टोर रूम से आ रहा होगा, और रॉ मटेरियल स्टोर रूम से जो रॉ मटेरियल आया वो जब फिनिश गुड्स में शर्ट्स में कन्वर्ट होता जा रहा होगा तो वो फिनिश गुड्स स्टोर रूम में चला जाएगा। यहाँ तक ठीक है? अब जरा अकाउंटिंग ईयर के एंगल से जरा एक मिनट चीज सोचें। लेट्स अज्यूम हमारा अकाउंटिंग पीरियड 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो रहा है और 30 जून 2025 पे एंड हो रहा है। ये अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट तो आई होप के सबको पता होगा। अकाउंटिंग हमेशा किसी एक अकाउंटिंग पीरियड के एंगल से की जाती है। 1 जुलाई पे जो रॉ मटेरियल का स्टॉक होगा या फिनिश गुड्स का स्टॉक होगा वो ओपनिंग स्टॉक्स कहलाएंगे। सर प्लीज ठीक है सर? और 30 जून पे जो रॉ मटेरियल बचा होगा, फिनिश गुड्स का स्टॉक बचा होगा, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स कहलाएंगे। लेकिन समटाइम्स आप प्रोडक्शन हॉल को अपने ज़हन में रखना था। क्या ये पॉसिबल है कि पीरियड के स्टार्ट पे कुछ शर्ट्स अभी बन रही हों और वो 100% कंप्लीट ना हुई हो? क्लॉथ मंगवा लिया था लेकिन 100% वो क्लॉथ शर्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो सका, तो ऐसी शर्ट्स हमारे इस एग्जांपल में जो 100% कंप्लीट नहीं है, जो सेमी फिनिश फॉर्म में है, उन्हें बोला जाता है वर्क इन प्रोसेस। व्हाट इज रॉ मटेरियल? जिस पे अभी कोई फर्दर काम नहीं हुआ और उन्हें कन्वर्ट करना शुरू नहीं किया हमने। व्हाट इज फिनिश गुड्स? जिन पे 100% काम हो गया। फिनिश गुड्स जो 100% कंप्लीटेड चीजें। रॉ मटेरियल जिन पे अभी प्रोसेसिंग स्टार्ट ही नहीं हुई, लेकिन अगर सेमी फिनिश फॉर्म में कुछ चीजें पड़ी हो, लेस देन 100% completed goods are called as work in process. 100% completed goods are called as finished goods. अगर 99.99% भी काम हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सारी स्टिचिंग होगी, सिर्फ बटन लगाने रह गए, तो ये शर्ट अभी क्या कहलाएगी? वर्क इन प्रोसेस। अगर 1% भी काम हो गया तो वर्क इन प्रोसेस की रेंज कहां से कहां तक है? कुछ काम भी हो गया है और अप टू 99.9999% तक भी अगर हुआ है, जब तक 100% काम कंप्लीट नहीं होगा गुड्स फिनिश गुड्स नहीं कहलाएंगे। तो सिंपली स्पीकिंग वर्क इन प्रोसेस मींस लेस देन 100% कंप्लीटेड गुड्स, या इसे सेमी फिनिश गुड्स भी आप बोल सकते हैं। तो अगर पीरियड के स्टार्ट पे कुछ गुड्स ऐसी हैं जिन पे अभी काम कुछ रह गया था, तो पीरियड के स्टार्ट पे उन गुड्स को हम बोलेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। और क्या पीरियड के एंड में भी कुछ गुड्स ऐसी हो सकती हैं, उनको क्या बोल रहे होंगे फिर हम? तो सबसे पहले आप इस तरह के वो जो लाइन छोड़ दी आपने, उन लाइंस को छोड़ने के बाद आप एक हेडिंग लिखें वर्क इन प्रोसेस।
जी अब आप हेल्प करें जरा, मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया आपको, वर्क इन प्रोसेस किसे कहेंगे? सेमी फिनिश गुड्स। चलें पहले यही लिख लेते हैं एक वर्ड। सेमी फिनिश गुड्स मींस goods which are not %100 complete, या इन अदर वर्ड्स ब्रैकेट पे लिखना है लेस देन 100% completed goods। any confusion? क्या अभी आप लोगों का सीए इन प्रोसेस है? अब सीए में इस वक्त वर्क इन प्रोसेस है। फिनिश गुड्स कब बनेंगे आप? सीए के एंगल से फिनिश गुड्स कब बनेंगे? ऐसे ही है ना यार। अगर खुदा ना खास्ता एक पेपर भी रहता है, जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली है वहां से लेके आप उस दिन तक, जिस दिन तक आप फाइनली क्वालिफाई नहीं कर देंगे, उस पीरियड तक आप क्या हैं? लेकिन क्या अल्लाह करे वैसे, लेकिन पीआरसी कंप्लीटेड आपका? चले वो फिर 8 को बात कर लेंगे, जो मैं अपनी का बात करने लगा। ये हो सकता है किसी चीज के एंगल से 100% ऑन, लेकिन कोई चीज अभी रहती हो। अगर फॉर एग्जांपल मटेरियल लग गया हो, लेकिन अगर लेबर की कॉस्ट रहती है, तो क्या इवन देन भी गुड्स वर्क इन प्रोसेस से कहलाएंगी? फिनिश गुड्स गुड्स कब कहलाएंगी? जब सारा मटेरियल लग गया हो, सारी लेबर और अदर एक्सपेंसेस भी लग गए हो, शेड जब फाइनली उस फॉर्म में आ जाए जिस फॉर्म में आपने उसको बेचना है, उस वक्त आप उसे फिनिश गुड्स कहेंगे। लेस देन 100% कंप्लीटेड गुड्स आर कॉल्ड एज वर्क इन प्रोसेस। अगर ये चीजें पीरियड के स्टार्ट पे हैं तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, और अगर ये पीरियड के एंड पे हैं तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कहलाएंगे। एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? कुछ क्लियर है जी प्लीज? अब तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉसिबल स्टॉक इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस। रॉ मटेरियल का स्टॉक हो सकता है सर, फिनिश गुड्स का हो सकता है, और समटाइम्स वर्क इन प्रोसेस का स्टॉक भी हो सकता है। अब वर्क इन प्रोसेस क्लियर हो गया। अब आए जरा वापस जहां हम तो स्टेटमेंट कंप्लीट कर रहे थे, मींस वापस का मतलब उस जगह पे आ जाए, लेकिन अभी वहां लिखा आपने कुछ नहीं था। देन सर अब मैंने यहाँ वर्ड्स लिखे हैं इस कैलकुलेशन के बाद, 12,25,000 रुपीज के बाद ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, एंड उसके बाद लिखा मैंने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। अभी भी आप प्लीज कुछ नहीं लिख रहे, बस लिखना छोड़ दें, बल्कि पेन साइड पर रख दें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं सारे? अब यहाँ पर एक छोटी सी कैलकुलेशन होनी है, मैं यकीनन समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपने मुझे हेल्प करनी है। मैं अगर सपोज ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के सामने, ये क्या होता है वैसे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस? ये कुछ गुड्स हैं, ये कुछ गुड्स हैं, ये क्लियर है, गुड्स हैं, ये चीजें हैं, लेकिन ये 100% कंप्लीटेड नहीं है। क्या इन पे कुछ खर्चा हुआ होगा? तो लेट्स अज्यूम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे 25,000 रुपीज का एक्सपेंस हो गया था। मैंने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लिखा और उसके सामने 25,000 रुपीज लिखा। क्या मतलब? जितनी भी ये कंप्लीट है, चलिए एक फिगर में मैं अज्यूम करता हूँ। लेट्स अज्यूम ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाली जो आइटम्स हैं ये 70% कंप्लीट है। क्या ये वर्क इन प्रोसेस है? तो 70% कंप्लीट करने के लिए हमें 25,000 रुपीज की कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी। ये वर्ड ठीक है मेरा? क्या बोला मैंने? या इन अदर वर्ड्स ये 25,000 रुपए का खर्चा करके अभी ये गुड्स बस 70% कंप्लीट हुई। आपको पता है अभी फर्दर कितना एक्सपेंस होना? क्या इन गुड्स पे भी कोई फर्दर एक्सपेंस होना? कितना और होना? फिर क्या होगा? फिर ये वर्क इन प्रोसेस नहीं रहेगा, फिर ये फिनिश गुड्स बन जाएंगे।
सेकेंड क्वेश्चन, क्या ये 25,000 का एक्सपेंस हमारे करंट अकाउंटिंग पीरियड में हुआ होगा? क्या जिससे मैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कह रहा हूं, यही लास्ट ईयर के एंड पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होगा? करंट ईयर का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस would have been closing work in process of the last period. क्या ये एक्सपेंस पिछले पीरियड में हुआ होगा या करंट पीरियड में हुआ होगा? एक सेकंड जरा ऊपर, ये मैंने रॉ मटेरियल के सामने 50,000 लिखा था, ओपनिंग वर्क इन सॉरी ओपनिंग रॉ मटेरियल। क्या ये पिछले पीरियड से नेक्स्ट पीरियड में अमाउंट आई होगी? लास्ट ईयर खरीदा होगा, इस्तेमाल नहीं हुआ होगा, लास्ट ईयर के एंड पे ये क्लोजिंग रॉ मटेरियल होगा, नेक्स्ट ईयर में ये ओपनिंग वर्क इन सॉरी ओपनिंग रॉ मटेरियल बन के। क्या ये 50,000 रुपया करंट ईयर में एक्सपेंस हुआ है, लास्ट ईयर में हुआ था? तो लास्ट ईयर से स्टॉक हमारे पीरियड के स्टार्ट पे ओपनिंग रॉ मटेरियल बन गया था। सिमिलरली कहीं नीचे अब दोबारा देखें, वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्या लास्ट ईयर का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होगा? कितना एक्सपेंस हो चुका था, उस एक्सपेंस से ये गुड्स कितने % कंप्लीट हो गई थी? यहां तक कुछ हजम है प्लीज? ये करंट ईयर का एक्सपेंस है या लास्ट ईयर से आया है? अब ये फैक्ट्री भी और बिजनेस भी अपना समझना आपने, यहां से ऑनवर्ड सब कुछ आपका अपना। फ्लेक्सी में आपका अपना बिजनेस है। पीरियड के स्टार्ट पे कुछ गुड्स बन रही थी, सबसे पहले ड्यूरिंग द पीरियड आपने किन गुड्स को ही 100% कंप्लीट किया होगा? सोचा जरा एक मिनट, लॉजिकली सोचा। अगर आपका बिजनेस हो, फैक्ट्री आपकी है, गुड्स बन रही थी लास्ट ईयर के एंड पे, ड्यूरिंग द ईयर दोबारा प्रोडक्शन जब स्टार्ट हुई, तो क्या सबसे पहले मोस्ट लॉजिकली स्पीकिंग आप उन्हीं गुड्स को 100% कंप्लीट नहीं करेंगे जो ऑलरेडी बनना शुरू हो गई थी? एक्सेप्शंस में भी देर कि आपका दिल नहीं माना, आपने कहा चलो ये रहने दें, अगले सालों में बनाऊंगा, पहले और बना लेता हूँ। वरना मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? सबसे पहले आप तीन चीजें में से गौर से सुना, सबसे पहले आप जो पिछले पीरियड के एंड पे गुड्स बन रही होंगी उन्हीं को करंट ईयर के स्टार्ट पे कंप्लीट करेंगे। तो अजम्पशन ले रहा हूँ, ये लॉजिकल बात है। फिर अगर फर्दर टाइम बचेगा तो कुछ और गुड्स बनाना शुरू करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली कुछ गुड्स हो सकता है जो आप फर्दर स्टार्ट करें वो कंप्लीट भी हो जाए। पूरा काउंटिंग पीरियड हमारे पास है और शर्ट्स की हम एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन पीरियड के एंड पे फिर ये भी वंस अगेन पॉसिबल है कि पीरियड के एंड पे आपने दोबारा कुछ गुड्स बनानी शुरू की हो, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी, लेकिन वो इस पीरियड में 100% कंप्लीट ना हो सकी। तो ड्यूरिंग द पीरियड हमने किन किन गुड्स पे काम किया होगा? सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को कंप्लीट करने की कोशिश की होगी, देन अगर उसके बाद टाइम बचा होगा तो फर्दर गुड्स बनानी शुरू की होंगी जिनमें से होपफुली कुछ कंप्लीट हो गई होंगी। और नंबर थ्री फिर हमने कुछ और गुड्स शुरू तो कर ली होंगी, लेकिन इट इज अ पॉसिबिलिटी कि वो 100% कंप्लीट ना हो सकी हो। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, टेंशन अभी नहीं लेनी है, सब कुछ मैं लिखने लगा हूं। दोबारा 12,25,000 रुपए के अकाउंटेंट बन के देखें जरा, मैं बोर्ड पे भी सर्कल लगाता हूं, आप अपने पास भी एक नजर देखें। ये 12,25,000 क्या था? इस पीरियड की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, करंट पीरियड की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या इसमें 12,25,000 में ये नीचे वाला 25,000 रुपये आ रहा होगा? अब फुल कंसंट्रेट अगर करेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल बात सही लॉजिकली समझ आ जाएगी, वरना ऐसे टेंशन में रहेंगे। रिलैक्स है, बिल्कुल रिलैक्स है। व्हाट इज 12,25,000? करंट ईयर में जो रॉ मटेरियल लगा, लेबर का खर्चा हुआ, फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा हुआ, उसको लिस्ट डाउन करके हमने 12,25,000 रुपीज कैलकुलेट कर लिए थे। वर्ड ठीक है मेरा क्वेश्चन ये कि क्या इसमें 12,25,000 रुपीज में जो इससे नीचे मैंने 25,000 रुपीज लिखे हैं वो 25,000 इस 12,25,000 में इंक्लूडेड है?
क्या ये 25,000 रुपीज का एक्सपेंस करंट पीरियड में हुआ है या लास्ट पीरियड में? क्या ये 12,25,000 रुपीज की अमाउंट करंट पीरियड में इंकर हुई है या लास्ट पीरियड में? नहीं यार, 12,25,000 है। मेरा ख्याल मैं थोड़ी फिगर बदल लेता हूँ, ये 25,000 कॉमन हो रहा है। लेट्स अज्यूम ये 24,000 है। यल्ला, ऊपर भी 25,000 था, नीचे भी मैंने इसलिए 24 कर दी। क्या ये 24,000 रुपया 12,25,000 रुपए में शामिल है? और शामिल है यार, परेशान ना, आप सही कह रहे हैं। ये 24,000 रुपए का खर्चा कब हुआ है? और ये 12,25,000, क्या 24,000 रुपीज 12,25,000 रुपीज में शामिल है? मेरा आंसर अभी थोड़ी देर बाद आएगा, आपका क्या ओपिनियन है? लेकिन दोबारा गौर से देखें, 12,25,000, क्या इस 12,25,000 रुपीज में इन ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाली गुड्स का रिमेनिंग एक्सपेंस होना चाहिए? क्या 12,25,000 रुपए में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस से रिलेटेड रिमेनिंग कॉस्ट इंक्लूड होनी चाहिए? रिमेनिंग का मतलब वो 70% का फिंगर हुआ था, और सबसे पहले हमने करंट पीरियड में इन्हीं पे रिमेनिंग एक्सपेंस करके इन्हें कंप्लीट करने की कोशिश की होगी। तो क्या रिमेनिंग एक्सपेंस 12,25,000 में इन गुड्स का, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाली गुड्स का आ रहा होगा या 100% आ रहा होगा? 100% क्यों नहीं आ रहा होगा? 70% काम पिछले साल में किया था, तो 70% खर्चा पिछले पीरियड में हुआ होगा, रिमेनिंग कॉस्ट हमारे पीरियड में आ रही होगी। अब ये परसेंटेज जरूरी नहीं कि 70 हो। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज पिछले साल तक 40% काम हुआ था, तो फिर 60% आ रहा होगा किसमें करंट ईयर के खर्चों में। अगर सपोज पिछले पीरियड तक 90% काम हुआ था, बोल दें, तो फिर 10% आ रहा होगा। इन अदर वर्ड्स, इस 12,25,000 रुपए में रिमेनिंग एक्सपेंस ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ रहा होगा। यहां तक क्लियर है प्लीज? नंबर 2, क्या 12,25,000 में उन गुड्स का 100% एक्सपेंस आ रहा होगा जिन्हें हमने इसी पीरियड में स्टार्ट किया और इसी पीरियड में कंप्लीट भी कर लिया होगा? और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज, अब क्या इस 12,25,000 में उन गुड्स की कुछ कॉस्ट आ रही होगी जिन्हें हमने इस पीरियड में स्टार्ट तो कर लिया होगा लेकिन 100% कंप्लीट नहीं किया होगा? ये मैंने आखिर में जो सेंटेंस बोला, ये मैंने किस चीज की बात की है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी क्या हो सकता है? तो लेट्स वी मेक फिगर, मैं और अज्यूम करता हूँ। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में 35,000 रुपीज की गुड्स शामिल है, और सपोज उस कॉस्ट से 65% काम हो गया है। अब यहाँ फुल कंसंट्रेट, बस बात खत्म हो रही है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मींस हमारे पीरियड के एंड पे जो गुड्स बन रही हैं। 35,000 का मतलब, क्या ये खर्चा करंट ईयर में हुआ होगा? कितने परसेंट काम हुआ इस खर्चे से? 12,25,000 रुपीज में ये 35,000 होंगे। 65% कॉस्ट बीच में शामिल होगी या रिमेनिंग शामिल होगी? यार रिमेनिंग शामिल होगी, क्या होगी? रिमेनिंग कब इंकर होगी? क्या इसी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ने 35,000 ने नेक्स्ट पीरियड में ओपनिंग बनना है, और फिर जब ओपनिंग बनेगा ये खर्चा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, तो उस वक्त रिमेनिंग नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में 35% कॉस्ट इंकर हो कि ये गुड्स 100% कंप्लीट होंगी। इन अदर वर्ड्स, पहले आप ये काम करें, आपने भी एक सर्कल लगा लिया, आप भी एक सर्कल लगाएं जरा, इसके साथ एक सर्कल्स के साथ एक नोट लिख लें, नोट वर्ड, और दोबारा नीचे 4 लाइन अभी छोड़ी हुई हैं, आप नीचे कुछ नहीं लिखा आपने, 4 लाइनें भी खाली हैं। जहां आपने वर्क इन प्रोसेस डिफाइन की है उस वहां पे एक नोट लिखें जरा, या नोट 1 कह लें। किस अमाउंट के साथ नोट 1 लिखवा रहा हूं? नहीं मतलब ये एग्जैक्टली जरा क्लियर हो जाए ना। ये जो 12 लाख, ये 12 लाख ही है, 12,25,000 ही है। इसमें क्या क्या शामिल है इसको जरा एक्सप्लेन करने, जो मुझे आपने 3 चीजें बताई। सेंटेंस शुरू मैं करवाऊंगा,
आपने एंड करवाना है। दिस अमाउंट should include टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बेटा बात हो रही है। दिस अमाउंट शुड इंक्लूड, अब इसके नीचे आपने 3 सेंटेंसेस लिखने। नंबर 1, नहीं बेटा सेंटेंस जरा मैं शुरू कर देता हूँ आपके लिए, जरा नया ताकि जरा सही सेंटेंस बन जाए, बाकी कंप्लीट करवाना आपने। 12,25,000 रुपीज शुड इंक्लूड नंबर 1 रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ, जी सर, नहीं पूरे वर्ड जरा, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू परसेंटेजेस जो मैंने यूज किए हैं। रिमेनिंग का मतलब बता दो जरा, 30% कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस या 70% कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। अब बता दे कोई कंफ्यूजन, वर्क इन प्रोसेस के लिए जरा एब्रिविएशन बना रहा हूँ, WIP स्टैंड्स फॉर, एनी कंफ्यूजन? फैक्ट्री अपनी समझें, गुड्स बन रही थी, सबसे पहले ड्यूरिंग द ईयर आपने उन्हीं गुड्स को रिमेनिंग कॉस्ट इंकर करके पूरा किया होगा। ओके है प्लीज? नंबर 2, 100% कॉस्ट ऑफ, नहीं बड़ा फिनिश गुड्स रहने दे वर्ड, क्योंकि फिनिश गुड्स का मतलब और बन जाएगा, मैं बताता हूँ अभी। डेफिनेटली फिनिश गुड्स की बात हो रही है। 100% कॉस्ट ऑफ कौन सी फिनिश गुड्स, वो जरा स्पेसिफाई करना मैंने। 100% कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स which were started, अब पूरा करवाएं आप, which were started and completed during the period। क्या मतलब started and completed? इसी पीरियड में शर्ट्स बनानी भी शुरू की और बना भी ली, क्या उनकी 100% कॉस्ट आ रही होगी? अब आप लोगों ने अभी ये जो फिनिश गुड्स वर्ड बोला ना, वो बिल्कुल ठीक वर्ड बोला, लेकिन मैंने क्यों नहीं लिखा, जरा 1 मिनट पॉइंट 1 पढ़े जरा। क्या रिमेनिंग खर्चा हो जाने से वो भी फिर गुड्स फिनिश हो गई होंगी? पीरियड के स्टार्ट पे तो वर्क इन प्रोसेस कह रहे थे हम, अगर रिमेनिंग कॉस्ट इंकर हो गई है तो वो भी फिनिश गुड्स हो गई हैं, और जिन गुड्स को हमने स्टार्ट किया और एंड कर लिया वो भी फिनिश गुड्स है, तो रिमेनिंग खर्चे से भी फिनिश गुड्स कंप्लीट हो गई, और अगर पीरियड में ही हमने टोटल एक्सपेंस किया तो वो भी फिनिश गुड्स हो गई हैं। ये दोनों चीजें हमारे पीरियड में फिनिश हो गई होंगी। डिफरेंस क्या है, पहले और दूसरे में फर्क क्या है? उन्हें स्टार्ट पिछले साल किया था, कंप्लीट इस साल किए, और दूसरे पॉइंट नंबर 2 में हम क्या बात कर रहे हैं, स्टार्ट भी इसी पीरियड में किया और एंड भी इसी पीरियड में कर लिया। लेकिन क्या थर्ड आइटम भी होगी इसमें, दिस अमाउंट शुड इंक्लूड नंबर 3 स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड बट नॉट कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड। उनकी कितने % कॉस्ट आ रही होगी? नहीं, उधर उधर परसेंटेजेस में उनकी रिमेनिंग आ रही होगी या जितनी इंकर हुई है, 65% आ रही होगी या 100% आ रही होगी? 65% को इस तरह से लिखना जरा, परसेंटेज कंप्लीटेड कॉस्ट, परसेंटेज कंप्लीटेड कॉस्ट, इसे समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ब्रैकेट में लिखना जरा 65%, जो हम उधर अभी बाद में आप लिखेंगे, परसेंटेज कंप्लीटेड कॉस्ट of those items, of those goods which were started but not yet completed during the period। अगर चीज़ों को लॉजिकली अंडरस्टैंड करेंगे तो इंशाल्लाह एंजॉय भी करेंगे। चीज़ें अगर समझ आ रही हों तो फिर ही सही काम करने का मज़ा आता है। आई होप कि सबको बात समझ आ रही है, लेकिन उसके लिए डेफिनेटली इन्वॉल्व होना पड़ता है। लेकिन अगर आप इन्वॉल्व रहेंगे तो इंशाल्लाह फिर चीज़ों को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? अब इंडिविजुअली भी पढ़ना है। ये लास्ट सेंटेंस समझ आ गया? क्या हमेशा ये 65% ही होगी? अगर ये 10% काम हुआ होता
तो 10% रिमेनिंग नहीं, रिमेनिंग कब इंकर होगा? तो ड्यूरिंग द पीरियड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे जितनी कॉस्ट इंकर हुई है उससे जितने परसेंट कंप्लीट है उतना खर्चा हमारे अकाउंटिंग पीरियड में आ गया होगा। इंडिविजुअली भी देख लें, कोई कंफ्यूजन अगर है किसी पॉइंट में तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, वरना फिर इंशाल्लाह बात कंप्लीट करते हैं। पढ़ ले तीनों पॉइंट्स इंडिविजुअली, अगर पढ़े तो समझ आते हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको ये कोई एकादशी चला दो मम्मी, ये दरमियान से कोई एकादशी या दो चला दो। जी पढ़ लीजिए प्लीज, एनी कंफ्यूजन है? चलें सर फिनिशिंग टच दें मेरे साथ, और वंस अगेन लिखने की बजाय पहले बात कंप्लीट करने दें हमको। जी स्टेटमेंट का नाम क्या है जो स्टेटमेंट हम बना रहे हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। आई मीन वर्ड्स को जरा सीरियस लेना है, देख लें जरा, मेरे ख्याल हेडिंग सामने रखना जरा, स्टार्ट में जो हेडिंग लिखी है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट की ट्रांसलेशन एक दफा मुझसे सुने, फिर मैंने आपसे भी पूछना है क्वेश्चन। हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? जो गुड्स मैन्युफैक्चर हुई हैं उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो गुड्स कौन सी मैन्युफैक्चर हुई हैं? फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर हुई। तो इन अदर वर्ड्स हम इस स्टेटमेंट में ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड जो फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर हुई हैं उनकी कॉस्ट क्या है। ये ट्रांसलेशन ठीक है मेरी? रिपीट कर दे मैंने क्या बोला? ड्यूरिंग द पीरियड जो फिनिश गुड्स बनाई गई हैं उनको बनाने में कितनी कॉस्ट आई। अब नीचे आ रहे हैं ऐसा ऐसा अपनी स्टेटमेंट भी 12,25,000। क्या इस कॉस्ट से फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर हुई हैं? रिलैक्स है, रिलैक्स है, इसका नोट पढ़े, अभी अपने नोट में 3 चीजें लिखी हैं। क्या इस खर्चे से ड्यूरिंग द पीरियड फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर हुई हैं? क्या इस खर्चे से कुछ वर्क इन प्रोसेस वाली गुड्स भी मैन्युफैक्चर हुई हैं? तो ये सिर्फ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की कॉस्ट नहीं है, प्लीज प्लीज प्लीज, इसमें वर्क इन प्रोसेस की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी है। हम फाइनली कहां पहुंचना चाहते हैं? हम उस कॉस्ट तक पहुंचना चाह रहे हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड जो फिनिश गुड्स बनी हैं उनको बनाने में कितना खर्चा हुआ है। यहां तक वर्ड्स क्लियर है प्लीज? अब आए जरा उसको अप्लाई करते हैं जरा। 12,25,000 के नीचे एक 24,000 रुपया लिखा हुआ, 24,000 ही है ना, 24,000 है। क्या 24,000 वाले गुड्स पे रिमेनिंग कॉस्ट इंकर होगी भी? क्या ड्यूरिंग द पीरियड ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऑफ फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो चुका? क्या सेंटेंस बोला प्लीज मैंने? ड्यूरिंग द पीरियड क्या ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया होगा? 24,000 क्या उन गुड्स की 100% कॉस्ट है? नहीं तो 70% कॉस्ट है, तो इनकी 30% कॉस्ट कहाँ है? 12,25,000 में। तो अगर मैं 12,25,000 में ये 24,000 ऐड कर दूं तो क्या इन गुड्स की, इन फिनिश गुड्स की जो पिछले पीरियड में स्टार्ट हुई थी और हमारे पीरियड में कंप्लीट हुई हैं 100% कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी? ये ऐड क्यों करना पड़ रहा? नहीं नहीं प्लीज, क्यों करना पड़ा, क्यों करना पड़ा? कुछ खर्चा पिछले पीरियड में हुआ था, कुछ हमारे पीरियड में हुआ है। ये किस पीरियड में फिनिश गुड्स बनी है? हमारे पीरियड में। लेकिन हमारे पीरियड में इनका सारा एक्सपेंस नहीं हुआ, तो जो रिमेनिंग एक्सपेंस हमारे पीरियड में हुआ है उसमें अगर हम पिछला एक्सपेंस भी ऐड कर दें तो क्या इन गुड्स की फिर 100% कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी? तो व्हाई वी आर एडिंग? हम कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं? जो गुड्स मैन्युफैक्चर हुई हैं उनकी कोई कॉस्ट आई है? क्या जो गुड्स मैन्युफैक्चर हुई हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाली उन पे सिर्फ 24,000 खर्चा हुआ है?
क्या सिर्फ रिमेनिंग हुआ है? टोटल खर्चा कैसे कैलकुलेट होगा फिर? रिमेनिंग कैलकुलेट हो चुका है, उसमें अगर मैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट ऐड कर दूं तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाली चीजें जो हमारे पीरियड में फिनिश फॉर्म में कन्वर्ट हो गई हैं उनकी 100% कॉस्ट आ जाएगी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एडिंग या व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस एडिंग? ताकि फिनिश गुड्स जो हमारे पीरियड में बनी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस से उनकी 100% कॉस्ट कैलकुलेट हो जाए। कुछ क्लियर हो गया प्लीज? तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस क्यों ऐड करेंगे हम? बोले बोले प्लीज। असल में जो ऐड करें वो किस चीज में ऐड कर रहे हैं हम? 12,25,000 टोटल में तो नहीं, उस टोटल के अंदर जरा जाए। 12,25,000 के अंदर जो क्या चीज है उसमें हम 24,000 ऐड करना चाह रहे हैं। जो उसमें रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ 30% रिमेनिंग कॉस्ट होगी उसमें ये 24,000 एड अप होके ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाली गुड्स हमारे पीरियड में जो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुई हैं उनकी 100% कॉस्ट बन जाएगी। कुछ क्लियर हो जाएगा प्लीज? तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड करने से क्या होगा? ट्राई किया करें, इससे फायदा नहीं। बोले क्या क्या होगा? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो 100% कंप्लीट हो गया हमारे पीरियड में उनकी 100% कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है प्लीज? अब इसके नीचे जो मैंने 35,000 लिखा है वो अगर आप बताएं उसका क्या होना चाहिए तो फिर मजा है। क्या 12,25,000 में 35,000 है? नोट नंबर 3 देखें। क्या 12,25,000 रुपए में ये 35,000 है? तो होने दे, हमें क्या एतराज है? हमें क्या एतराज है? ना लेस बात की बहस, हमें एतराज क्या है? ये एक्सपेंस तो हुआ है लेकिन इस एक्सपेंस से ये गुड्स फिनिश नहीं हुई, फिनिश फॉर्म में अभी कन्वर्ट नहीं हुई है। इस 35,000 को कब ऐड होना चाहिए? नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ऐड होना चाहिए। फिलहाल हम इसे क्यों माइनस कर देंगे? इस खर्चे से अभी फिनिश गुड्स नहीं बनी। हम किस चीज में इंटरेस्टेड है कि हमें पता चले जो गुड्स मैन्युफैक्चर हुई हैं उनकी कॉस्ट कितनी आई है। यकीनन ये एक्सपेंस हुआ है लेकिन इस एक्सपेंस से अभी फिनिश गुड्स कंप्लीट नहीं हुई हैं, इसे हम करंट ईयर में माइनस कर देंगे। लेकिन ऑब्वियसली एक सेकंड के लिए जरा नेक्स्ट ईयर विजुलाइज करें। नेक्स्ट ईयर में अगर स्टेटमेंट बना रहे हो हम तो यकीनन टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नेक्स्ट पीरियड में कैलकुलेट हो रही होगी। वो जो भी आ रही होगी क्या उसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के नाम से 35,000 ऐड हो रहा होगा? तो उसके ऐड करने की क्या सेंस होगी? रिमेनिंग कॉस्ट टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आ रही होगी, उसमें ये 35,000 ऐड होके फिनिश गुड्स की कॉस्ट में टोटल ऐड अप हो जाएगा। आई होप कि हम कुछ बात समझ गए हैं। व्हाई वी आर एडिंग 24,000? ताकि 100% कॉस्ट कंप्लीट हो जाए, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया। एंड व्हाई वी आर डिडक्टिंग दिस 35,000? क्या एक्सपेंस नहीं हुआ? हुआ है लेकिन क्या नहीं हुआ? फिनिश गुड्स नहीं बनी। तो हम फिनिश गुड्स जो बनी है इस पीरियड में उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए इसे माइनस कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली इसे नेक्स्ट पीरियड में ऐड होना होगा जिस तरह इस पीरियड में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड हुआ। आई होप कि हमको बात समझ गए हैं। देन कैलकुलेटर पकड़ें, आप लोग भी फिगर्स कंप्लीट करें। 4 लाइन में खलक पूरी कर हो जाएंगी। लिख लें फिगर्स भी, आप लिख लें और साथ परसेंटेजेस भी स्पेसिफाई कर लें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको एडलेस समझ आ गया? क्या हो गया सर, थकावट हो गई सर? जी गुड, टोटल कर देंगे। कहाँ से होना है टोटल? किस फिगर में एडलेस होना है ये तो पता ना। 12,25,000 प्लस 24,000 माइनस 35,000, 12,14,000। And finally the name of this figure is cost of goods manufactured. Alhamdulillah. What should be the meaning of cost of goods manufactured? Meaning जो गुड्स मैन्युफैक्चर हुई हैं उनका खर्चा। अब सही। अब अगर आपको बताया जाए कि इस कॉस्ट से 1,00,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुए हैं, या चले हम शर्ट्स की एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज 5,000 शर्ट्स कंप्लीट हुई हैं, इस कॉस्ट से 5,000 सपोज शर्ट्स कंप्लीट हुई हैं, तो क्या फिर पर शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फाइंड आउट की जा सकती है?
तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मींस जो नंबर ऑफ फिनिश गुड्स हैं वो हमारे उनकी कॉस्ट सामने आ गई है। फिर अगर आपको यूनिट्स पता चल जाए तो आप उनकी पर यूनिट कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो वो वर्किंग इंशाल्लाह भी करते हैं, पहले अब यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। कोई आपके ज़हन में अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन आता, एक नज़र देख लें फॉर्मेट, फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ओके सर, एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? वैसे ओके फिर चलो मैडम, इसका ना ये जो हमने स्टेटमेंट बनाई इसको जरा समराइज फॉर्म में आपने अपने जहन में फॉर्मेट हमेशा रखना है। समराइज फॉर्म का उससे मेरा मतलब ये है कि अगर हम अपनी स्टेटमेंट देखें तो इसमें क्या क्या कैलकुलेट हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट होता है। डेफिनेटली वो कैसे कैलकुलेट होता है, होपफुली इसका हमें आइडिया हो गया। लेकिन व्हाट इज द फर्स्ट कैलकुलेशन इन द स्टेटमेंट? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फाइंड आउट करना होता है। उसमें फिर क्या ऐड करना होता है? डायरेक्ट लेबर ऐड करके क्या आ जाता है? प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड होता है? यकीनन फैक्ट्री ओवरहेड्स की भी लिस्ट है, तो उसका होपफुली को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। ऑल एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर हम एक्सपेंसेस की लिस्ट बना लेंगे। प्राइम कॉस्ट में अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दें तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाती है। उस समय अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस कर दें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की फिगर सॉल्व हो जाती है। तो 5-6 जो चीजें मैंने बोली हैं दोबारा जरा सीक्वेंस में। रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। एक दफा जरा इंडिविजुअली भी बोल रहे हैं जो मैंने बोला। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बोले बोले बोले, अपनी अपनी स्टेटमेंट कंप्लीट करें। अगर आपको अपनी आवाज आई है तो होपफुली मुझे भी आई होगी, लेकिन मेजोरिटी को अपनी आवाज खुद नहीं आई है। साथ वाला बोल रहा होगा, हालांकि वो भी नहीं बोल रहा था, तो सबकी तरफ से हो गया होगा। प्लीज ये अपना अपना मिशन है, पेपर भी अपना अपना देना है। प्लीज मेरी तरफ देख के दोबारा एक दफा फॉर्मूला बोले सारे, तेईस से। चलिए एक छोटी सी चीज और लिख लें, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखें जरा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो क्या वहां प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनेगी? क्या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ये कैलकुलेट होना चाहिए कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? सर प्लीज सर, ये बना तो लिए स्टेटमेंट जो थोड़ी देर पहले बनाई है। वो सिर्फ क्यों बनाई है, वो सिर्फ क्यों बनाई है? गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट निकालने की बनाई है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जिस तरह ट्रेडिंग बिजनेस में बनती है उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी बननी चाहिए। हाँ, थोड़े से वर्ड्स का डिफरेंस क्यों होगा वो आए जरा मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करें। सबसे पहले क्या आता है जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में? सेल्स। क्या यहाँ भी कोई सेल्स आएंगी? प्लीज यार, प्लीज यार, क्या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कुछ सेल्स आएंगी सर? हाँ, किस चीज की सेल्स आएंगी? ना करो यार, और फिनिश गुड्स यार, प्लीज ब्रैकेट में लिखें फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स बेच के जो कमाएंगे वो सेल है यार। रॉ मटेरियल तो इस्तेमाल करना था ना यार।
चले इसके मैं फिगर अज्यूम नहीं कर रहा जी, लेट्स अज्यूम जो भी फिगर है। क्या बेच रहे होंगे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में प्लीज यार? वर्क इन प्रोसेस बेच देंगे, रॉ मटेरियल बेच देंगे, इंशाल्लाह फिनिश गुड्स बेचेंगे। वर्क इन प्रोसेस भी कब बेचेंगे? जब वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, एज इट इज नहीं बेच पाएंगे, चीजें पूरी होंगी। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में किसकी सेल? फिनिश गुड्स की सेल, फिनिश गुड्स की सेल। सेल, अच्छा ब्रैकेट में मैं जस्ट आपको मतलब याद दहानी के लिए लिख रहा हूँ और आप भी लिख लीजिएगा, एफजी स्टैंड्स फॉर फिनिश गुड्स। सेल के बाद क्या आता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो ये वर्ड है, ये वर्ड्स है कॉस्ट ऑफ सेल, जो तीन वर्ड्स हैं ये, इनका मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग, मीनिंग कॉस्ट ऑफ सेल। आपके सामने अगर मैं वर्ड बोलूं सेल, तो सेल्स का मतलब क्या है? जो रेवेन्यू, वो तो उसी उसी का बड़ा एक नाम है ना। मीनिंग ये है, सेल्स का मतलब जो चीजें बेची हैं उनकी सेल प्राइस, उनकी सेल प्राइस, सेल, सेल प्राइस। और कॉस्ट ऑफ सेल अगर वर्ड बोलूं तो जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट, जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट। तो बताएंगे क्या बेचा? जो फिनिश गुड्स बेची हैं उनकी कॉस्ट। कैलकुलेशन उसी तरह होगी जिस तरह अदरवाइज कॉस्ट ऑफ सेल होती है, लेकिन शायद एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। मुझे बात पूरी करने था एक मिनट। कॉस्ट ऑफ सेल्स का भी यहाँ मतलब होगा फिनिश गुड्स जो बेची हैं उनकी कॉस्ट। तो क्या उनका कोई ओपनिंग स्टॉक हो सकता है? किन का, किन का, किन का ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो सकता है? हो सकता है सर। वो जो भी है वो ठीक है, उस फिगर की जरूरत नहीं है। अब अगला इंपॉर्टेंट, क्या इन फिनिश गुड्स को हमने खरीदा है? इन फिनिश गुड्स को खरीदा है या बनाया है? बनाया है। यहाँ परचेजेस वर्ड नहीं आएगा। रॉ मटेरियल को खरीदा था, वहां ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ऐड हुई है। यहाँ परचेजेस की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की फिगर आएगी। जरा ढूंढे जरा पिछली स्टेटमेंट में। क्या फिनिश गुड्स को हमने फर्दर खरीदा है या फर्दर बनाया है? तो बनाने में कोई खर्चा आया है? कितना आया है? 12,14,000 फाइनली खर्चा है। तो व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंस? शायद परचेजेस की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ढूंढा करेंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर कभी हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बना रहे होंगे, तो क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी? अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है तो क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनानी पड़ा करेगी? क्यों? क्योंकि उसने कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन में ओपनिंग स्टॉक में ऐड होना है। और कौन सी फिगर अब आप मुझे लिखवाने लगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की जरा अमाउंट बताएं। सबको पता है 12,25,000 की बात नहीं हो रही, तो वो मैं फिगर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वही हमने सॉल्व की है। तो 12,14,000 ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट से फिगर आई है। ट्रेडिंग बिजनेस अगर हो तो ओपनिंग स्टॉक में क्या ऐड होगा? खरीद के बेच रहे होंगे हम। और मैन्युफैक्चरिंग अगर बिजनेस है, बना के बेच रहे हैं, बना के बेच रहे हैं। आई होप कि क्लियर है प्लीज। देन क्लोजिंग फिनिश गुड्स पॉसिबल है, उसकी जो भी फिगर है वो माइनस कर देंगे, फिर जो भी फिगर सॉल्व होगी वो कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स के नीचे लिख के माइनस कर देंगे। आ जाए यहाँ तक। एनी कंफ्यूजन? नहीं, एनी कंफ्यूजन? रख लो, डब्बा आगे पीछे हो गया। नहीं, अगर नहीं हो, ये क्या सॉल्व करके किसके नीचे लिख रहा हूँ? कॉस्ट ऑफ सेल सॉल्व करके सेल के नीचे लिख रहा हूँ, और सेल में से क्या माइनस करके क्या निकाल लूंगा? कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल। जी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग सारे क्लियर? एनी कंफ्यूजन? आ गए यहाँ तक? देन बेटा आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट
After the calculation of gross profit, there is no difference between profit and loss statement of a trading business and a manufacturing business. कोई डिफरेंस कहां से ऑनवर्ड्स नहीं है। मीसो से आप बताएं फिर आगे क्या आना चाहिए। वो अदर इनकम हो सकती है, अगर फिनिश गुड्स को बेचने के अलावा भी कोई इनकम हुई है तो रेंट इनकम, कमीशन इनकम, तो वो यहाँ भी अदर इनकम के नाम से वैसे ही आएगी जैसे अदरवाइज आती है। ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम अगर कोई है तो ऐड हो जाएगी। और आगे बताएं। पता है प्लीज पता है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, क्या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कोई एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो सकते हैं? तो वो एज इट इज माइनस होंगे। क्या चीजों को बेचने के लिए कोई कैरेज आउटवर्ड्स, कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई खर्चे हो सकते हैं? तो सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, चले कल लिखा तो वही लिख लें। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस एज इट इज होंगे जिस तरह ट्रेडिंग बिजनेस में भी होते हैं। सवाई इसके के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एडिशनली गुड्स को बनाने की कॉस्ट भी आ रही होगी, जो ट्रेडिंग बिजनेस में इसलिए नहीं होगी क्योंकि वहां हम चीजों को परचेज कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे होते हैं। देन फाइनेंशियल चार्जेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ने अगर कोई लोन लिया हुआ है, सॉरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी जी। फाइनेंशियल चार्जेस याद है कल बात हुई थी। एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंशियल चार्जेस, बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के भी एक्सपेंसेस हैं तो एज इट इज ही माइनस होंगे। और फाइनली पे ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस एडमिन सेलिंग फाइनेंशियल चार्जेस, नेट प्रॉफिट आपका सॉल्व हो जाएगा। और डेफिनेटली अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए तो नेगेटिव फिगर आ रही होगी एक्सपेंसेस ज्यादा होने की वजह से, फिर वो नेट प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो सकता है। कहां से ऑनवर्ड्स डिफरेंस नहीं है शायद, तो ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर भी अगर गौर से देखें तो शायद कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर परचेजेस की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वर्ड आया हुआ है। हाँ ये बार क्लियर होना चाहिए कि ये जो सेल है और कॉस्ट ऑफ सेल है ये अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फिनिश गुड्स की आ रही है। फिनिश गुड्स जो बेची हैं वो कितने पे बिकी हैं और फिनिश गुड्स जो बेची हैं उनकी कॉस्ट क्या थी। बाकी देख लीजिए एक नजर आप भी, कोई अगर आपके जहन में कोई कंफ्यूजन आ रही है। देखा करें यार, जब मैं कहता हूँ देखें तो साथ वाले से या तो बातें शुरू हो जाती हैं या वैसे ही मेरी तरह बैठ जाते हैं। जी लास्ट लाइंस ओके जी प्लीज। एनी क्वेश्चन प्लीज, एनी प्रॉब्लम? नहीं बेटा इस तरह एक सेकंड बोर्ड पे देखिए जी प्लीज सारे। देखिए बेटा अगर कोई भी बिजनेस है ना तो एक ऑफिस तो जरूर होता है। उससे ऑफिस में फिर दो तरह के फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। एक बिजनेस को चलाने के, जिसे आप एडमिन एक्सपेंसेस कह लें, एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस की कह लें, एडमिन डिपार्टमेंट, और एक सेलिंग डिपार्टमेंट। बिजनेस को रन करने के खर्चे एडमिन एक्सपेंसेस और बिजनेस में चीजें सेल करने के एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंसेस। तो एडमिन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एंड सेलिंग डिपार्टमेंट, ये हर नॉर्मल साइज ऑफ बिजनेस में ये होगा। पहले तो ये सोच लो, होगा सर? बिजनेस को रन करने के एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंस। अच्छा बिजनेस को रन करने के कौन से एक्सपेंसेस? एम्प्लॉइज होंगे, नहीं मतलब एम्प्लॉइज होंगे, उनकी सैलरी, बिल्स आएंगे, यूटिलिटी बिल्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के बिल्स, यूटिलिटी एक्सपेंसेस। जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के बिल्स हैं वो एडमिन एक्सपेंसेस। जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी एडमिन एक्सपेंस है। फिर यहाँ एसेट्स अगर हैं तो उनकी डेप्रिसिएशन। अब आ रहे सेलिंग डिपार्टमेंट में,
वहां भी एम्प्लॉयज होंगे, उनकी सैलरी, तो वहां अगर बिल्स हैं यूटिलिटी बिल्स तो वो सेलिंग एक्सपेंसेस के हेडिंग में आएंगे। वहां अगर फॉर एग्जांपल एसेट्स हैं तो उनकी डेप्रिसिएशन। नहीं समझ आ रहा? तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का एडमिन एक्सपेंसेस में आएगी। और अगर सिर्फ डेप्रिसिएशन की मैंने बात की, सैलरी, डेप्रिसिएशन, यूटिलिटीज। अगर फॉर एग्जांपल ये प्रेमिसेस रेंट पे हैं तो जितना एरिया एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का उतना रेंट एडमिन एक्सपेंसेस, जितना एरिया सेलिंग डिपार्टमेंट का उतना एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंसेस के नाम से आएगा। हाँ यकीनन सेलिंग एक्सपेंसेस में एडवर्टाइजमेंट भी आ सकती है, कैरिज आउटवर्ड भी आ सकता है, समटाइम्स कमीशन होता है, तो फर्दर एग्जांपल्स भी आ सकती हैं। तो ये जो मैंने बातें की आपके सामने, होपफुली ये तो ट्रेडिंग बिजनेस में भी हैं। तो वहां अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस वर्ड लिख रहा हूँ तो व्हाट इज द मीनिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस? उस एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शन में सैलरीज, यूटिलिटी बिल्स, रेंट एक्सेट्रा, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीजों की बात कर रहा हूँ। ये मैंने मेरा ख्याल है कल आपकी क्लास में पूछा होगा, एक शायद नोट बनता था, ये वर्किंग बनती थी। आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस लिख लेते हैं जब, तो आप वर्किंग्स में जाते हैं, फिर उन वर्किंग्स में उसकी सब हेडिंग मतलब पूरी करके टोटल लेके आते हैं। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, मैं शायद वो एग्जांपल्स बता रहा हूँ। ठीक है यहाँ तक? इसी तरह अगर मैं सेलिंग एक्सपेंसेस की हेडिंग लिख के उसकी वर्किंग कर रहा हूँ, उसमें सेलिंग डिपार्टमेंट की सैलरीज, रेंट, यूटिलिटी एक्सपेंसेस, कैरिज आउटवर्ड, एडवर्टाइजमेंट, ये सब कुछ मैंने टोटल किया और फिर अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लिख लिया। यहाँ तक ठीक है? लेकिन अब अगर अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो ऑफिस तो अपनी जगह होगा, लेकिन इसके अलावा इसके साथ साथ फैक्ट्री भी होगी। ये वर्ड्स ठीक है मेरे? या फैक्ट्री ही होगी, सिर्फ फैक्ट्री नहीं होगी, फैक्ट्री भी होगी और बाकी तो चीजें बेचनी भी हैं, बिजनेस की एडमिनिस्ट्रेशन भी होनी है। तो ऑफिस तो होगा ही होगा, लेकिन इन एडिशन टू द ऑफिस आपको फैक्ट्री प्रेमिसेस की जरूरत भी पड़ेगी। अब यहां तक वर्ड ठीक है मेरे? अब इस फैक्ट्री में जो एसेट्स है, इस फैक्ट्री में जो एम्प्लॉइज थे, इस फैक्ट्री के जो बिल्स थे, क्या वो सारे हमने अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट में ले लिए? हाँ जी ले लिए प्लीज सर, देख के बताएं, देख के बताएं, क्या फैक्ट्री का खर्चा हमने सारा वहां ले लिया? अब जरा एक सेकंड बोर्ड पे देखें, मैंने आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रखी है। आप मुझे बताएं क्या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बिजनेस का सारा एक्सपेंस आ गया हुआ? बिजनेस के सारे एक्सपेंस से मेरे क्या मीनिंग? अब चाहे वो फैक्ट्री में इंकर हुआ हो, चाहे वो हेड ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंकर हुआ हो, सेलिंग में इंकर हुआ हो, या फाइनेंशियल चार्जेस में इंकर हुआ हो, क्या सारा आपको नजर आ रहा है? मेरा तो नहीं ख्याल, मुझे तो नहीं नजर आ रहा। फैक्ट्री का खर्चा कहाँ है? वो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में वो भी है। तो ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर फैक्ट्री का एक्सपेंस आ रहा है, सही कहा मैंने? और उससे अगर नीचे में आए तो एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया, ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंस भी आ गया, सेलिंग का भी आ गया और फाइनेंशियल चार्जेस भी आ गया। व्हाट इज द मीनिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस? बिजनेस के रनिंग एक्सपेंसेस, लेकिन कौन से एक्सपेंसेस? सैलरी, यूटिलिटीज, रेंट, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा। सिमिलरली सेलिंग एक्सपेंसेस मींस चीजें बेचने के। अब जब चीजें बेचने का मतलब नहीं बेटा सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर सेलिंग डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज हैं तो वो जो सैलरी ले रहे हैं तो वो भी सेलिंग एक्सपेंस है। हाँ इन एडिशन टू दैट एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है, कैरेज आउटवर्ड्स भी हो सकता है, और क्या डेप्रिसिएशन भी होगी? अगर फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन है तो कहाँ है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में। अगर सेलिंग डिपार्टमेंट की है तो सेलिंग एक्सपेंसेस में है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में एसेट्स हैं तो एडमिन एक्सपेंसेस में। क्या बिजनेस की सारी सैलरी है? क्या बिजनेस की सारी सैलरी है यहाँ पे? कहाँ है? फैक्ट्री की कहाँ है? ऑफिस की कहाँ है? एडमिन ऑफिस की कहाँ है? तो इस तरह से वो वर्किंग्स नॉर्मली हम अलहदा पेज पे कर रहे होते हैं, और उस वर्किंग का टोटल जो है वो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के फेस पे आ रहा होता है। आई होप कि एड्रेस होगी आपकी बात। एनी अदर कंफ्यूजन? तो मैंने अभी ये स्टेटमेंट बनाने से पहले आपसे कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बननी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बननी है, लेकिन इन एडिशन टू दी स्टेटमेंट्स एक और स्टेटमेंट कौन सी आज हमने बनानी सीखी है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, लेकिन सिर्फ किन बिजनेसेस में बननी है? क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस में आप गुड्स बना ही नहीं रहे,
इसलिए वहां कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड की जरूरत नहीं। आई होप कि अब यहाँ तक ओके है सारा। एनी अदर कंफ्यूजन जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी? चलिए अब आपके साथ कल एक नोट्स का सेट शेयर हुआ था, अब जिन हजरात के पास अगर नहीं है तो बता दें, ये जरा पूरा कर दें जिनके पास तो ये आगे भी है। इसका जरा पेज नंबर 2 निकालो। फर्स्ट पेज पे तो वो सारी जो चीजें थी वो तो मैंने आपके साथ लिख के फाइनल कर दी हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके साथ सेट शेयर हो गया था। एक आसान से क्वेश्चन से जरा थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले। पेज नंबर 2 के मिड में, बल्कि मिड में नहीं, स्टार्ट में कहीं क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टार्ट से तकरीबन शुरू हो रहा है। रेडी हैं जी सारे? ये बड़ा पेजेस मिल गए सबको? थोड़ी देर में मैं खुद से कॉपी करवाने गया था, काइंडली फिलहाल शेयर हो जाएगा? नहीं, साथ वाले का फिलहाल पास है फिलहाल, तो अभी वो कॉपी करवाने गया होगा, जरा काइंडली टेम्परेरी तौर पर जरा शेयर करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू फैक्ट्री ऑफ हाइडल एंड कंपनी लिमिटेड for the month of March 15। यकीनन अकाउंटिंग पीरियड एक पूरा साल भी हो सकता है, लेकिन अगर एक महीने का काउंटिंग पीरियड हो जाए तो परेशान तो नहीं हो जाएंगे? मार्च के एंगल से अगर हम डिस्कस कर रहे हो तो मार्च के स्टार्ट पे जो स्टॉक्स होंगे वो ओपनिंग स्टॉक्स कहलाएंगे, और मार्च के एंड पे अगर होंगे तो, अगर पूरे साल को बेस बना रहे हो तो साल के शुरू के स्टॉक्स हैं वो ओपनिंग है, साल के एंड पे जो वो क्लोजिंग है। लेकिन अगर सिर्फ एक महीने की डिस्कशन हो रही है तो मार्च के एंगल से अगर 1 मार्च के स्टॉक्स ओपनिंग कहलाएंगे और 31 मार्च के स्टॉक्स। क्लियर हो जाएगा? अब नीचे पढ़े जरा डाटा। इन्वेंट्रीज अब 1 मार्च की दी हुई है जी, ये इन्वेंट्रीज किसे कहते हैं? नहीं, ये तो क्लियर है ना प्लीज। इन्वेंट्री स्टॉक इंटरचेंजेबली वर्ड्स हैं। किस किस की इन्वेंट्री दी हुई है? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स। क्या ये ओपनिंग है? रीजन 1 मार्च। नेक्स्ट लाइन, रॉ मटेरियल परचेजेस दी हुई है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, गैस लाइट एंड पावर है, इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है, इनडायरेक्ट लेबर है, ये वर्ड सुने कभी? डायरेक्ट लेबर दी हुई है, फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी, फैक्ट्री में कोई सुपरवाइजर है एम्प्लॉइज का। इन्वेंट्रीज पे 31 मार्च की भी दी हुई है। अब ये हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक्स दिए हुए हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स के। हमसे क्या रिक्वायर्ड है? फॉलोइंग कंप्यूटेशंस फॉर मार्च 2015। तीन चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड टोटल कॉस्ट ऑफ। अब ये वर्ड जरा बार बार इंटरचेंजेबली आ रहा है, लास्ट ऑफ वर्ड्स हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सिंपली मींस, ब्रैकेट में लिखें, कॉस्ट ऑफ सेल्स ही को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल देते हैं। ये कहाँ लिखवा रहा हूँ? टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सिंपली मींस हमसे क्या फाइंड आउट करवा रहा? टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात हो रही जी। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? चलो बिस्मिल्लाह पढ़ें जी, रजिस्टर खोला। ये जिन लोगों के पास पढ़ा नहीं था सेट जरा बता दें मेरे, आगे भी ये साफ है, ये आगे भी है। जी हमेशा क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए बिजनेस नेम पहले लिखें। हाइडल एंड कंपनी फॉर द 3 स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड for the month of March 2015।
जी कुछ आइडिया आपको है कि अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल कंज्यूम की कॉस्ट निकालनी है तो क्या ढूंढें? प्लीज यार, रॉ मटेरियल कंज्यूम की अगर कॉस्ट निकालनी है तो क्या करें? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस, ढूंढवाएं, शुरू करें, शुरू करें। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का बताएं। ये काइंडली आदत बनाए सब लोग, डेटा से क्वेश्चन में से ढूंढ के फिगर्स लिखवानी है मुझे। 24,080 अब प्लीज काइंडली, मैं फिगर्स अज्यूम नहीं कर रहा, बोर्ड से देख के लिखना शुरू हो जाएगा। हाँ बोर्ड पे चेक मेरा जरूर कर लें, मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं पहले, लेकिन क्वेश्चन में से ढूंढना। मिल गया? आगे क्या ढूंढना है? ढूंढना है परचेजेस 148,580। एनी रिटर्न्स? अगर होती तो क्या करते? एनी कैरेज इनवर्ड्स? जेन में अब चीजें आनी चाहिए, ऑब्वियसली अब नहीं है तो ठीक है। आगे क्या ढूंढो? क्लोजिंग रॉ मटेरियल एलिमेंट ढूंढने जाके। $37,144। कैलकुलेटर ढूंढना है। वन थ्री फाइव 516। प्लीज सॉल्व कीजिएगा, कैलकुलेशन हमेशा करनी है, ऐसे बोर्ड से देख के लिखने का फायदा कोई नहीं है, इन्वॉल्व रहे। जी रिक्वायरमेंट 1 कंप्लीट है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अकॉर्डिंग टू दिस डाटा। सेकेंड रिक्वायरमेंट पढ़े, क्या करना है? हेडिंग लिखें। ये रिक्वायरमेंट ये सब की बेटा होगी। आ जाए जरा साथ मिलने जरा। शुरू करूँ सेकेंड रिक्वायरमेंट, या अब ये पूरा जो फॉर्मेट अभी बनाया था उसी को अप्लाई करवाना है आपने? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्या करूं? सबसे पहले क्या करूं? अब डेफिनेटली बेटा रॉ मटेरियल से शुरू करना है, फिर उसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट होना था, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट ए में हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो फिर अब टाइम वेस्टिंग है शायद। ऑब्वियसली अगर रिक्वायरमेंट ए ना की होती तो फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करते और फिर प्लस करते, अदरवाइज क्या वहीं से फिगर उठा लूं? कौन सी? क्लियर हो जाएगा प्लीज? तो वर्किंग क्योंकि ऑलरेडी बड़ा होगी भी है, तो इसलिए एज इट इज हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अपनी रिक्वायरमेंट ए से उठा रहे हैं। एनी कंफ्यूजन? तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज 135,516। आगे जहन में लाएं। अच्छा डेफिनेटली जो फॉर्मेट आपने बनाया अगर उसे एक नजर देखना है, जरूर देखें, लेकिन इन्वॉल्व रहें, याद होना चाहिए। अभी रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद क्या ढूंढूं? ढूंढ के बताएं। तकरीबन एंड में कहीं है। 74,500। नेक्स्ट क्या करूं? एक टोटल हो जाएगा यहाँ, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर। टोटल का नाम, प्राइम कॉस्ट, आंसर 210016। ओके सर, बात खत्म होगी, आगे चलो। नेक्स्ट हेडिंग, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा क्वेश्चन की तरतीब से चलें जरा, बिल्कुल स्टार्ट से।
और फैक्ट्री ओवरहेड्स की जरा लिस्ट बनवाने की कोशिश करें। सबसे पहले कौन सी फिगर है? रिपेयर मेंटेनेंस है, उसके बाद फिर उसके बाद इनडायरेक्ट लेबर के बाद फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी, ये 5 चीजें आनी है। आइडिया हो जाएगा? बनाए लिस्ट। जी कितनी फिगर आ रही है जी? एनी कंफ्यूजन? इसका टोटल करने लगा जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने उठा ली फिगर? जी क्या टोटल बनता? 63,283। जी हो गया। आगे चलें, करें कंप्लीट करें। प्राइम कॉस्ट में अब क्या ऐड हो जाएगा? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालो। अच्छा आप लोग इस तरह करें, जो लोग पहुंच गए जरा कंप्लीट करें, जरा मैं जरा बाकियों को भी जरा साथ मिला लूं। जी फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल हो गया सबका? जिन्होंने कर लिया अब आगे कंप्लीट करें। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तक पहुंचे, बाकी फिगर्स भी ढूंढना। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग कहाँ पहुंचे? जी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या बन रही है? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स 2734 टू, देख लें जो फिगर आ रही है 273। ये प्राइम कॉस्ट ने और फैक्ट्री ओवरहेड्स ने ऐड होना ना। 273 299 फाइनल है जी। आगे बढ़े, अब क्या ढूंढना? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। $47,130 and $49,460। क्या ऐड होना है क्या लेस होना है?
270,969 cost of goods manufactured. प्लीज बेटा टोटल्स काइंडली बोर्ड से देख के मत लिखें, सॉल्व करें, फिगर्स भी इवन क्वेश्चन में से ढूंढें, रूटीन बनाएं प्लीज। जी कंप्लीटेड है प्लीज यहाँ तक? चलिए थोड़ा सा टाइम रह गया, उसमें जरा लास्ट रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट कर लें, कम से कम क्वेश्चन नंबर 1 हो जाए। कोई इशू है तो प्लीज चलें वर्किंग करें, फिर लास्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स ही निकालनी है, इंडिविजुअली करें जिन लोगों ने कर लिया। कॉस्ट ऑफ सेल्स इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इंडिविजुअली करें, मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग लिखें फिर मैं लिखता हूँ। Opening finished goods plus cost of goods manufactured minus closing finished goods is equal to 272,855। cost of goods sold कह लें, cost of sales कह लें, एक ही बात है, इंटरचेंजेबली वर्ड्स यूज होते हैं। एनी कंफ्यूजन? ये जो टोटल अब देख देख के बोर्ड से लिख रहे हैं, ये बड़ा ज्यादा ही है। कोई इधर से उठ के देख रहा है, बैठ के देख रहा है, कोई यूं ढूंढ रहा है। कैलकुलेटर में बेटा टोटल आ रहा है यार। फिगर्स मैं अज्यूम कर रहा हूँ या क्वेश्चन में से नहीं है, तो आप लोग क्यों बोर्ड से देख के लिख रहे हैं? चेक कर रहे हैं या लिख रहे हैं देख के? चलो चेक के तो ठीक है, चलो ठीक है, चेक कर लिया करें, लेकिन पहले चेक करने से पहले फिर अपना भी किया करें। एनी कंफ्यूजन है? ये कंप्लीटेड है सबका, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका? चलिए भी क्वेश्चन और मेरे साथ कल करना है आपने, उसके बाद फिर इंशाल्लाह, बल्कि टाइम अगर मिला तो कल एक छोटा सा क्वेश्चन खुद भी कीजिएगा। तो आज कोई होमवर्क तो नहीं अभी दे रहा, एक नज़र बस जो की है उसको रिवाइज करके आइएगा, ठीक है प्लीज। चलें बस खत्म करते हैं आज, इंशाल्लाह बाकी फिर कल की क्लास में करेंगे। कोई क्वेश्चन अगर किसी का रह गया हो, कोई लिख तो नहीं रहा अभी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी? ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। बहरहाल जो रोज काम अब होगा तो उसको थोड़ा थोड़ा घर में रिवाइज करके आना है, ताकि जहन में वो चीजें नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।